अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय संस्कृति। भारतीय महामानवों का जन्म भले ही उदयाचल पर उगते सूर्य की तरह होता रहा हो, पर वे एक सीमित क्षेत्र की संपत्ति बनकर नहीं रहे। उनके सामने समस्त धरती अपनी, समस्त मानव परिवार अपना परिवार का उदात्त लक्ष्य था। इसलिए दुर्गमता से जूझते हुए उन्होंने सुदूर भूखंडों तक अपने क्रियाकलापों को व्यापक बनाने का संकल्प साकार बनाने के लिए अनवरत रूप से प्रयास किया। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् का लक्ष्य जिनके सामने हो, वे सीमित परिधि में अवरुद्ध रह भी नहीं सकते। एक समय था जब भारतीय धर्म प्रचारक अफ्रीका महाद्वीप में भी पहुंचे थे और वहां स्थिति के अनुरूप भौतिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया था। प्राचीन काल की अफ्रीकी सभ्यता का विवरण वहां उपलब्ध जिन अवशेषों के आधार पर मिलता है, वे यही प्रमाणित करते हैं कि वहां पर सभ्यता का उद्भव भारतीयता के अनुगमन जैसा हुआ है। वहां की सभ्यताएं, प्रथाएं बहुत कुछ ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि वे आरंभ में भारतीय स्तर की ही रही होंगी और पीछे बदलते बिगड़ते इस रूप में आ गईं, जिन्हें पिछड़ेपन की निशानी ही कहा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल में भारत और अफ्रीका एक ही महाद्वीप में थे और आवागमन के लिए थल मार्ग सुगम था। भौगोलिक उथल पुथल ने बीच में समुद्र खड़ा कर दिया और यातायात के लिए जलयानों की आवश्यकता पड़ने लगी। पूर्व अफ्रीका की भाषा स्वाहिली में हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों का आश्चर्यजनक बाहुल्य है। वहां की लोक गाथाओं और पुरातत्व उपलब्धियों से स्पष्ट है कि किसी समय उस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का ही प्राधान्य था। पुरातत्ववेत्ता हुगो ओवरमीर ने अफ्रीका के देवी देवताओं की आकृति का हिंदू देवी देवताओं से पूर्ण साम्य सिद्ध करने वाले चित्र अपनी पुस्तक में प्रकाशित किए हैं। लंबे समय तक अफ्रीका का पर्यटन करने वाली यूरोपीय महिला सारा लैटन ने अफ्रीकी भाषा में संस्कृत शब्दों का भारी संख्या में समावेश बतलाया है और लिखा है कि उस महाद्वीप के आदिवासियों में हिंदुओं की तरह ही हवन का प्रचलन देखा गया है। अफ्रीका महाद्वीप प्रायः 40 देशों में बटा हुआ है। उनके पुरातत्व विभागों, संग्रहालयों एवं उपलब्ध इतिहासों को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इन सब के पीछे भारतीय गरिमा झांकती है। अफ्रीकी सभ्यता के विभिन्न स्वरूपों को अनेकानेक कबीलों की मान्यताओं और प्रथा परंपराओं के रूप में देखा जा सकता है। उनके बीच भिन्नता भी बहुत है, पर यदि उन सब के पीछे मूल तथ्यों का निरूपण किया जाए तो सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि ये मान्यताएं किसी उच्च स्तरीय भारतीय मान्यताओं के अनुकरण के पीछे चलती हैं। स्पष्ट है कि यदि उच्च आदर्शों की साज संभाल न की जाएगी तो वे भी मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों में घुलते मिलते अंततः विकृतियों के निकृष्ट स्तर पर आ गिरेंगी। रूढ़ियों, मूढ़ताओं, अंधविश्वासों का इतिहास यही है कि लोगों ने आदर्श को भुला दिया, प्रचलन मात्र को अपनाया और पीछे वे प्रचलन विवेकशीलता से हटते हटते पशु प्रवृत्तियों के सहगामी हो गए। इस प्रकार धर्म प्रचलनों की भी वह स्थिति आ गई जिसे अनुपयुक्त एवं उपहास्यास्पद कहा जा सके। अफ्रीका के कबीलों की पिछले दिनों और इन दिनों भी चाहे ऐसी ही स्थिति रही हो, तो भी उनकी प्राचीन परंपरा एवं दार्शनिकता ऐसी रही है जिसे भारत की सहगामिनी एवं प्रशंसनीय कहा जा सके। इस तथ्य को अफ्रीका के संबंध में शोध कार्य करने वाले प्रायः सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। भारतीय महासागर में मैडागास्कर, मालाग्यासी द्वीपों के निवासी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से नहीं मिलते। उनका रक्त भिन्न है। मैडागास्कर यूं अफ्रीका महाद्वीप के समीप है, पर उसके निवासियों की नस्ल भारतीय आर्यों की ही है। सभ्यता भी वहां की भारतीयों जैसी है। नाम भी उनके ऐसे हैं जो भारतीयों से मिल सके। जिस प्रकार यूरोप में जर्मनी, अमेरिका में मैक्सिको भारतीय संस्कृति के केंद्र स्तंभ रहे हैं, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश को भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जा सकता है। उस सुरम्य क्षेत्र को सर्वप्रथम भारतीयों ने ही आबाद किया था। वहां भारतवंशी राजा राज करते थे
और उस क्षेत्र की जनता भारतीय धर्म के अनुयायी थी। इस्लाम का प्रवेश उस देश में होने से पूर्व का मिस्र का सारा इतिहास इन्हीं प्रमाणों से भरा पड़ा है कि वहां भारतीय धर्म की ध्वजा फहराती थी और उसका प्रकाश अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचता था। भविष्य पुराण खंड 4 अध्याय 21 में श्लोक 16 में ऋषियों के मिस्र में जाने और वहां भारतीय सभ्यता का विस्तार करने का स्पष्ट वर्णन है। सरस्वत्यज्ञया कर्णो मिश्र देशमुपाययो म्लेच्छान् संस्कृत्यं चाभाष्य तदा 10,000 कन्। सरस्वती की आज्ञा से कण्व ऋषि मिस्र देश को गए और वहां उन्होंने 10,000 मलेच्छों को सुसंस्कृत बनाया। हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ग्रंथ में इस्लाम के प्रवेश से पूर्व की मिस्र की स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस काल में मिस्री सभ्यता भारत से लगभग पूर्णतया मेल खाती थी। उस देश के नागरिक यह मानते थे कि उनके पूर्वज देव देश से आकर यहाँ बसे थे। उस देव देश का जो वर्णन किया जाता है उसकी भौगोलिक स्थिति तथा सभ्यता की रूपरेखा भारत की स्थिति से सर्वथा मिलती जुलती थी। वे मनस को आदि शासक मानते थे और उसका आचार व्यवहार वैसा ही बताते थे जैसा भारत में मनस और मनु का शब्द साम्य भी स्पष्ट है। मिस्र के पुरातन देवता भी थोड़े शब्द भेद के साथ वे ही थे जो भारत में माने और पूजे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, राजधर्म, युद्ध आचार, व्यवहार संहिता, धार्मिक सामान्य शिष्टाचार आदि में भारत और मिस्र की सभ्यता इतनी अधिक मिलती थी मानो वे माता और पुत्री अथवा सहोदर बहनें ही हों। इतिहासकार हेरोडोटस ने भारत और मिस्र की मान्यताओं परंपराओं का साम्य सिद्ध करने वाले अनेकानेक प्रमाण और तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दर्शन पक्ष तो दोनों का आश्चर्यजनक रूप से एक ही बिंदु पर केंद्रित रहा है। किसी समय मिस्र की नील नदी से लेकर भारत की गंगा के मध्य के समस्त क्षेत्र में एक ही सभ्यता और भाषा थी। मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, मोहनजोदड़ो में उपलब्ध शिलालेखों में एक ही भाषा का प्रयोग पाया जाता है। इससे इस तथ्य की और भी अधिक पुष्टि होती है कि प्राचीन भारत एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों तक फैला हुआ था। एक समय था जब भारत और मिस्र के लोग समान रूप से सूर्योपासक थे। फराउन शासक सूर्यवंशी थे। पिरामिडों के भीतर सूर्य देवता की प्रतिमाएं पाई हैं। मृतक के सिरहाने सोने के पत्रक पर गौ माता की प्रतिमाएं बनी हुई मिली हैं। गाय भी उस नस्ल और आकृति की है जैसी भारत में होती हैं। लगता है कि वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़कर पार होने की भारतीय मान्यता का ही यह अनुकरण है। गनेरा के पिरामिडों के पास एक विशालकाय नरसिंह की मूर्ति है। भारत में नरसिंह अवतार का जो स्वरूप वर्णन किया गया है लगभग उसी से मिलती जुलती इस विशालकाय प्रतिमा की आकृति है। इसके समीप ही वहां एक भव्य मंदिर है जिसकी बनावट और व्यवस्था हिंदू मंदिरों और साधना गृहों जैसी है। इनमें अब मूर्तियां तो क्या रह पाती, पर अन्य सब दृष्टियों से उसका मंदिर होना स्पष्ट है। सूर्यवंशी राजाओं का अपने पिरामिडों के समीप नरसिंह की प्रतिमा तथा मंदिर का निर्माण स्वाभाविक भी था। मिस्र पर शासन करने वाले हिस्त्री अर्थात क्षत्रिय राजा सूर्य और वरुण की पूजा करते थे। मंदिरों की परिक्रमा करने का प्रचलन था। मूर्तियों को स्थापित करने का स्थान स्थाना कहा जाता था। पुजारियों को आदेश था कि स्वच्छ रहा करें। हिस्त्री राज में मृतकों की चिता जलाई जाती थी और 13 दिन शोक मनाया जाता था। यह शासक अपने को भृगु के वंशज बताते थे। अमेरिकी विद्वान कर्नल अलकाट ने लिखा है कि अब से 8000 वर्ष पूर्व हिंदू सभ्यता मिस्र में पहुंची थी और उसका विकास मिस्री सभ्यता के रूप में आरंभ हुआ था। अलमरना की खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं उनसे स्पष्ट है कि मिस्र के निवासी गौभक्त और सूर्य पूजक थे। डॉक्टर प्राणनाथ ने भाषा विस्तार के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखा है कि भूतकाल में मिस्र की राजभाषा संस्कृत थी।
अब भी वहां की भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है। पुराने मिस्र के देवी देवता हिंदू देवताओं के ही अनुरूप एवं उनके उत्तराधिकारी हैं। वहां के मंदिरों की रचना भारतीय वास्तुशिल्प की ही प्रतिकृति है। काहिरा के पुरातत्व संग्रहालय में प्राचीन योद्धाओं की जो मूर्तियां संग्रहित हैं, उन्हें देखकर सहज ही त्रेता और द्वापर के भारतीय योद्धाओं की आकृति एवं आयुध अलंकारों के साथ उनकी गहरी संगति बैठ जाती है। इस्लाम आगमन से पूर्व मिस्र की संस्कृति में पुरोहितों का वर्चस्व था। उनका सिर मुड़ाना, व्रत उपवास करना, दिन में कई बार स्नान करना, चमड़े का प्रयोग न करना, मांस न खाना आदि नियमों का पालन भारतीय पंडित पुरोहितों जैसा ही है। यह पुरोहित शेन कहलाते थे। यह पदवी भारत की शर्मा जैसी ही थी। प्राचीन मिस्र में पूर्णिमा को होम करना, धर्मोत्सव, दिवाली का दीपदान समारोह, नई फसल आने पर अन्न का हवन, मकर संक्रांति का विशाल पर्व, मंगल कलशों का उपयोग, व्रत अनुष्ठान में अनिवार्य रूप से पत्नी की उपस्थिति, मूर्तियों के जुलूस, संगीतमय कीर्तन आदि प्रथाओं को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि उस देश के साथ भारत की कितनी सांस्कृतिक एकता थी। गौ को परम पवित्र और पूजनीय मानना, जूते उतार कर शुभ कार्यों में सम्मिलित होना, पुष्पाहारों का उपयोग, हाथ मुंह धोकर भोजन करने की रिवाज जैसी अनेक बातें प्राचीन मिस्र में भारत जैसी ही थी। स्त्रियों के वस्त्र आभूषण, वेशभूषा, सज्जा, केश विन्यास, मेहंदी रचाना आदि कितने ही प्रचलनों में भारत के साथ अद्भुत साम्य था। मिस्र के पिरामिड मात्र भवन निर्माण कला की दृष्टि से ही अद्भुत नहीं थे, उनके साथ वह विज्ञान की साक्षी रूप में भी विद्यमान है जो उस समय के बढ़े चढ़े मानवीय ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। सम्राट खुफू का चियोप में बना पिरामिड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु पर है। उस स्थान से एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से पृथ्वी ठीक 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। उसकी ऊंचाई इस प्रकार नाप तौल कर रखी गई है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की गणना सहज में की जा सके। उस दूरी का यह पिरामिड 10,000 लाखवां भाग है। इस संख्या की पिरामिड की ऊंचाई से गुणा कर दें तो 1 करोड़ 30 लाख मील की दूरी बन जाती है। मिस्र इतिहास के विशेषज्ञ प्रोफेसर ब्रुग्सवे ने लिखा है, ईसा के जन्म से बहुत पहले भारतीयों ने स्वेज मुहाना पार करके मिस्र में नील नदी के उस तटस्थ उपजाऊ क्षेत्र में अपनी बस्तियां बसाईं। ऐसा ही निष्कर्ष अमरीकी इतिहासवेत्ता A.D. मार ने निकाला है। उनका कथन है कि अब से 3,500 वर्ष पुराने ऐसे कितने ही प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भारतवासी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कितने ही देशों में व्यवसाय तथा धर्म प्रचार के लिए जाया करते थे। वे मिस्र में गए और बसे। अरब, अबिसीनिया आदि में उन्होंने बस्तियां बसाईं। मिस्र की प्राचीन गुफाओं, देवालय, स्मारक आदि का शिल्प सर्वथा भारतीय मूल का है। इमली की लकड़ी तथा दूसरी ऐसी चीजें इन अवशेषों में मिली है जो उन दिनों केवल भारत में ही उपलब्ध थी। पिरामिडों में सुरक्षित मुर्दे तथा अन्यत्र जहां तहां पाई गई खोपड़ियों में से 80% आर्य नस्ल के लोगों की है। पुराणों में जिस कृष्णा नदी का उल्लेख है वही वर्तमान नील नदी है। कुश द्वीप एवं बर्बर देश के नाम से इन ग्रंथों में वर्तमान मिस्र देश का उल्लेख मिलता है। हैदराबाद के सैयद जलालुद्दीन भारत से जाकर मिस्र में बसे और उन्होंने वहां अरब साहित्य के नए युग का श्री गणेश किया। उन्हें उस देश में 2 लगनशील शिष्य मिले, रशीद रियाज और जगलूल। इनकी सहायता से उन्होंने अरबी साहित्य सृजन से लेकर उसका प्रचलन विस्तार करने तक के अनेक सूत्रों का संचालन किया। अमेरिका और फ्रांस तक में अरबी के अध्ययन केंद्र खुल गए। इन्हीं के प्रयास में अरबी के 2 प्रमुख दैनिक पत्रों का आरंभ और संचालन भी हुआ, अल अहराम और अल हिलाल। उस देश के इन दिनों भी प्रमुख पत्र हैं। दुर्भाग्य ने यह परिस्थिति उत्पन्न कर दी जो हृदय के सिकुड़ जाने पर नस नाड़ियों में रक्त न पहुंचने के कारण शरीर की दुर्दशा की तरह सामने आई। भारत अंधकार युग के गर्त में धंसता चला गया। धार्मिक क्षेत्रों में फूट फैली,
सांप्रदायिक विघटन के लिए अनेक मतवादी आगे आए। बौद्धिक धर्म नष्ट हुआ, धार्मिक एवं दार्शनिक अराजकता फैली। देश मत मतांतरों में विभक्त होता और बिखरता चला गया। सांस्कृतिक एकता नष्ट होने पर सामाजिक एकता स्थिर रह ही नहीं सकती। देश में फूट फैली, व्यक्तिवाद पनपा, संकीर्ण स्वार्थपरता को आश्रय मिला। फलतः अपनी ही समस्याएं इतनी उलझ गईं कि उनका सुलझना ही कठिन पड़ गया। ऐसी दशा में सुदूर देशों में फैले हुए सांस्कृतिक विस्तार को पोषण देने की बात कौन सोचता। इन उलझनों से भारतीय प्रचारकों द्वारा अन्य देशों में पहुंचाने वाला भावनात्मक रक्त प्रवाह रुक गया और कितने ही देशों की तरह अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र आदि केंद्रों को भी प्रकाश पोषण नहीं पहुंचा। वे समीपवर्ती आकर्षणों और आक्रमणों के शिकार होते चले गए। अब अफ्रीका में इस्लाम धर्म की प्रमुखता है, ईसाई धर्म इसके बाद आता है। यह स्वाभाविक भी था। अरब लोग अपने समीपवर्ती इस क्षेत्र में इस्लाम को लेकर गए और वहां के भोले लोगों को अपना अनुयायी बना लिया। पिछले 200 वर्षों में यूरोपियन ईसाइयों का प्रवेश हुआ तो वहां आधे से कुछ ही कम लोग इस धर्म में भी दीक्षित हो गए। हिंदू धर्म वहां उतना ही है जो भारतीय मूल के लोगों के साथ पहुंचा और उन्हीं तक सीमित है।